Hey guys, welcome to Chem Academy. I am Avantika Bansal and I am a biology expert. आज का जो लेक्चर है उसमें हम देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर हम बोल सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसको बोलते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। इसको क्या बोला जाता है? डीएनए सीक्वेंसिंग बोला जाता है। डीएनए सीक्वेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर हम मॉल बायो से रिलेट करें तो, क्योंकि मॉल बायो है किसके ऊपर? मॉल बायो पूरा डीएनए के ऊपर टिका हुआ है, तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें भी हम क्या देखने वाले हैं? सैंगर की टेक्निक को देखने वाले हैं, यानी कि सैंगर नाम का एक साइंटिस्ट था और उनके कुछ को वर्कर थे जिन्होंने मिलकर सीक्वेंसिंग के बारे में देखा था कि कैसे हम डीएनए की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। डीएनए की सीक्वेंसिंग करना क्या मतलब कि डीएनए कैसे कैसे बना हुआ है। अगर हम बहुत बेसिक में जाएं, थोड़ा बहुत 1-2 मिनट के लिए बेसिक समझ लें ताकि हमें सैंगर सीक्वेंसिंग बहुत अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो डीएनए कैसा होता है? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, यानी कि इसमें कैसे होते हैं? इसमें 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होता है। और ये जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है? उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये डीएनए बना किससे होता है। तो डीएनए की अगर हम फुल फॉर्म में जाएं तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन हटाया हुआ, राइबो मतलब राइबोज शुगर से, न्यूक्लिक एसिड ये है। तो अगर हम डीएनए के बारे में देखें तो डीएनए बेसिकली किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड किससे बनी होती है? न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बनी होती है। एक होता है राइबोज शुगर। राइबोज शुगर, शुगर यानी कि क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। राइबोज यानी कि 5 कार्बन से बना हुआ है। दूसरा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड में और क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक फॉस्फेट ग्रुप। एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और उसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस का मतलब क्या होता है? नाम से पता चल रहा है नाइट्रोजन। बायोलॉजी में ना या किसी भी सब्जेक्ट में आपको ज्यादातर जो मतलब है उस वर्ड को डिवाइड करोगे ना तभी आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप एंड राइबोज शुगर। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये भी टोटल 4 टाइप के होते हैं डीएनए में, दैट इज ATGC। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजनस बेस आप ये समझ सकते हो कि थोड़े से जिद्दी हैं। ये जो A है वो हमेशा T से पेयर करता है और G जो है वो हमेशा C से पेयर करता है, और वी कैन से वाइस वर्सा। तो यहाँ पे समझो अगर एक डीएनए स्ट्रैंड पे A प्रेजेंट होगा तो दूसरे पे उसके सामने क्या प्रेजेंट होगा? D प्रेजेंट होगा। ऐसे ही एक स्ट्रैंड पे G प्रेजेंट है तो दूसरे पे क्या प्रेजेंट होगा? C प्रेजेंट होगा। ऐसे ही एक स्ट्रैंड पे T प्रेजेंट है तो उसके सामने A होगा, C है तो G होगा। मतलब आमने सामने हमेशा यही चीज रहेगी। इसको हम इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है ये। ठीक है। अब अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख लें और वो न्यूक्लियोटाइड डीएनए को कैसे बनाता है वो देख लें ताकि हमें सैंगर सीक्वेंसिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर अगर मैं बना दूं तो इस तरीके से प्रेजेंट होती है राइबोज शुगर। यहाँ पे प्रेजेंट होता है CH2OH। टोटल 5 कार्बन होते हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन एंड 5वां कार्बन। ठीक है। यहाँ पे जो सेकेंड है, मैंने बोला था डीऑक्सी राइबो, डीऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे जो कार्बन नंबर 2 होता है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, नो ऑक्सीजन, इसलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सी। ठीक है। बाकी हर जगह क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। प्लस यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है इस पे क्या प्रेजेंट रहता है? इस पे प्रेजेंट रहता है वही हमारा नाइट्रोजनस बेस, जो कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब ये क्या है? इसको बोल सकते हैं क्या हम एक न्यूक्लियोटाइड? नहीं, इसको अभी तक हम एक न्यूक्लियोटाइड नहीं बोल सकते क्योंकि इसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ? मैं यहाँ पे ये जो 5th कार्बन है इसके साथ अटैच कर देती हूँ एक फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीजन था और यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया एक फॉस्फेट ग्रुप को। 1 2 3 3 टोटल फॉस्फेट आएंगे। ठीक है। ट्राई फॉस्फेट होता है, 3 फॉस्फेट्स होते हैं। तो यहां पर मैंने अटैच कर दिए हैं 3 फॉस्फेट ग्रुप्स को। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्या प्रेजेंट है? ये सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। अब इस न्यूक्लियोटाइड को मुझे दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच करना है जिसकी वजह से क्या हो जाए? जिसकी वजह से डीएनए की फॉर्मेशन हो जाए। तो ऐसा ही सेम न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक और न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा, यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे प्रेजेंट होगा O,
और यहाँ पे प्रेजेंट होगा वही सब बातें, PO नेगेटिव, OH, O, P, सेम वही कॉपी पेस्ट आपको कर देना। वैसे भी आजकल हम कॉपी पेस्ट करने में बहुत माहिर होते हैं, तो बस कॉपी पेस्ट करके आपको लिख देना है सब कुछ। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे NB, यहाँ पे OH। अब ये वाला जो OH है, कौन सा OH, थर्ड प्राइम वाला जो OH है, वो इस वाले फॉस्फेट पे क्या करता है, अटैक करता है। अटैक करता है यानी कि इसके पास, ऑक्सीजन के पास हमें पता है लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये फॉस्फेट पे अटैक करता है। जब ये फॉस्फेट पे अटैक करेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में बन जाएगा एक बॉन्ड, और इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। इस तरीके का बॉन्ड बन जाएगा जिसको बोला जाता है फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। किसके बीच में बना, एक फॉस्फेट और एक O के बीच में। अब ये फॉस्फेट जो है, इनसे ये वाला जो बॉन्ड है पूरा तोड़ लेगा। ये वाला जो है, दो फॉस्फेट रिमूव आउट हो जाएंगे और दो न्यूक्लियोटाइड्स किसके थ्रू जुड़ गए, एक फॉस्फेट के थ्रू जुड़ गए। अब अगर हम इस न्यूक्लियोटाइड के, ऐसे ही समझो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो चुके हैं, तो इस तरफ देखो, इस तरफ क्या आ रहा है, इस तरफ 5 प्राइम वाला कार्बन आ रहा है, 5th कार्बन आ रहा है, और उस 5th कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है। और नीचे की तरफ क्या आ रहा है, 3 प्राइम आ रहा है, और 3 प्राइम वाले कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं जो DNA है वो कैसा हो सकता है, एक DNA का स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, यानी कि इस तरीके का, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है वो होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम, मतलब उसका जस्ट पूरा अपोजिट। एक होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, एक होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कमेंट रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसी कंडीशन प्रेजेंट होती है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, और इस तरीके से स्ट्रक्चर चलता है। अब ये सब हमने क्यों देखा, इन सब का रोल क्या होता है सैंगर सीक्वेंसिंग में, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। समझो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक स्ट्रैंड प्रेजेंट है, हमारे पास क्या प्रेजेंट है, DNA का एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट है, और उस DNA की हमें सीक्वेंसिंग नहीं पता है। सीक्वेंसिंग नहीं पता है यानी कि वो किन न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है हमें नहीं पता है। हमें जानना है कि उसमें कैसे कैसे न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज है, ठीक है। अभी एक्सपेरिमेंट समझने के लिए मैं कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स ले लेती हूँ, बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि अगर न्यूक्लियोटाइड्स हमें पता नहीं होंगे तो कैसे होगा। तो समझ लो मैंने यहाँ पे ले लिया A प्रेजेंट है, फिर G प्रेजेंट है, फिर C, फिर T, फिर T, फिर A, फिर C और G और फिर A। इस तरीके से कुछ DNA का सीक्वेंस है जो कि हमें पता नहीं है, हमें पता लगाना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस DNA को लेंगे और इस DNA को किस में ऐड कर देंगे, हम इस DNA को डिफरेंट बीकर्स में या डिफरेंट जिसमें भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो ले लेंगे। यानी कि कौन सी कंडीशन होगी, इन विट्रो कंडीशन होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लैब में इसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें ले लिया टेस्ट ट्यूब, मैंने क्या ले ली, 4 टेस्ट ट्यूब ले ली, टोटल मुझे लेनी पड़ी 4 टेस्ट ट्यूब, ठीक है। चल क्या रहा है, चल रहा है इन विट्रो लैब के अंदर। मैंने क्या किया, मैंने इन चारों इन DNA के 4 फ्रेगमेंट्स ले लिए, 4 सेगमेंट्स ले लिए। ऐसे मैंने 4 DNA ले लिए, एक नहीं, 2 नहीं, टोटल 4 सेगमेंट्स ले लिए, मुझे मिल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इस तरीके से 4 सेगमेंट्स ले लिए। सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो इस सिंगल स्ट्रैंडेड को मैं बहुत आराम से डबल स्ट्रैंडेड बना सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। डबल स्ट्रैंडेड बनाने के लिए क्या चाहिए होंगे मुझे, इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए होंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड। उस न्यूक्लियोटाइड को मैं बोल सकती हूँ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्या मैं बोल सकती हूँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड मुझे चाहिए होगा इसके लिए। उसके साथ साथ ही मुझे इसके लिए क्या चाहिए होगा, एक एंजाइम चाहिए होगा, क्योंकि लिए जो बॉन्ड बना रहे हैं हम 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में, वैसे तो बनेगा नहीं, बनेगा तो बहुत स्लो बनेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उनमें एंजाइम डाल देती हूँ, इसलिए मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, फटाफट सब कुछ करवाना है। तो मैंने डाल दिया एक एंजाइम जिसको बोलते हैं DNA पॉलीमरेज, जो इन न्यूक्लियोटाइड्स को पास लाएगा और इन न्यूक्लियोटाइड्स की क्या करवाएगा, बॉन्डिंग करवाने में हेल्प करेगा। पर DNA पॉलीमरेज भी थोड़ा सा ना, मतलब ये वो बोलता है मैं इतनी जल्दी शुरुआत नहीं करूंगा, पहले इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस छोटा सा एक कॉम्प्लीमेंट्री बना दो, 3-4 न्यूक्लियोटाइड ऐड करके पहले से बना दो, फिर मैं आगे का काम खींच लूंगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा प्राइमर, जो कि क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस की थोड़ी सी शुरुआत कर देगा,
ठीक है, ये सारी चीजें तो ना नॉर्मली लगती है, इसमें सैंगर सीक्वेंसिंग का कुछ इतना बड़ा भी आया नहीं है। सैंगर सीक्वेंसिंग का जो मेन हुकुम का इक्का है वो क्या होता है, सैंगर सीक्वेंस ने क्या यूज किया या सैंगर और उसके कोवर्कर ने क्या यूज किया, उन्होंने हुकुम का इक्का यूज किया और उनके लिए वो हुकुम का इक्का क्या था, वो था डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये उनका हुकुम का इक्का था। आपको लग रहा होगा मैम यार क्या बता रहे हो आप, ये किस तरीके का हुकुम का इक्का, एक तो इतना बड़ा सा नाम और लिखवा दिया आपने, इधर लिखते हैं हम DDNTP। ठीक है, DD क्यों लिखा मैंने, क्योंकि डाई डीऑक्सी है, डाई मतलब दो, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को हटा दिया, यानी कि DDNTP कैसे होंगे, वो ऐसे न्यूक्लियोटाइड होंगे जिनमें से दो जगह से ऑक्सीजन उड़े हुए हैं। यहां से हमने क्या किया है, दो जगह से ऑक्सीजन हटा दिया। अब देखो इनका स्ट्रक्चर अगर हम देख लें, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, DDNTP का, ऐसे न्यूक्लियोटाइड जिसमें से दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सेम प्रेजेंट होगा, वही कोई भी नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे OH नहीं होगा, और यहाँ पे ये जो थर्ड प्राइम वाली जगह थी, यहां से भी हमने क्या किया, यहां से भी हमने हटा दिए ऑक्सीजन। अब आप बोलोगे मैम ये तो आपने क्या ही कर दिया, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर यहाँ पे आपने O को ही हटा दिया, O ही नहीं है तो O अटैक ही नहीं कर पाएगा। O अगर अटैक ही नहीं कर पाएगा तो फॉस्फेट और O के बीच में बॉन्डिंग ही नहीं हो पाएगी। अगर बॉन्डिंग ही नहीं हो पाएगी तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा तो DNA कैसे बनेगा, DNA का वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड कैसे बनेगा। मैम क्या मजाक कर रहे हो आप भी ना, आप एक तरफ बोल रहे हो हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाना है, एक तरफ आपने डाई डीऑक्सी पकड़ा दिया जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ही नहीं बन पा रहा है। ये तो गजब मजाक चल रहा है। तो यही तो था हुकुम का इक्का, यही तो यूज किया था सैंगर और उसके कोवर्कर ने। उन्होंने क्या किया, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डाला, बट ऐसा नहीं है सिर्फ यही डाला, उन्होंने DNTP यानी कि नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स भी डाले और उसके साथ डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड भी डाले। प्लस इन्होंने इसमें किया क्या, इन्होंने डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड हर एक में स्पेसिफिक डाला। समझो इसमें डाल दिया DDATP, इसमें डाला DDTTP, इसमें डाला DDCTP और इसमें डाला DDGTP। मतलब क्या है, मतलब इसमें जो ऐसा राइबोस शुगर होगा या ऐसा न्यूक्लियोटाइड होगा जिसमें एडिनिन नाइट्रोजनस बेस है लेकिन उसके पास O नहीं है। ऐसे ही इस वाले में क्या होगा, ऐसा जिसके पास थाइमीन है लेकिन क्या प्रेजेंट नहीं है, जिसके पास थर्ड प्राइम पे OH नहीं है, ऐसा ही कंटिन्यूस है। ठीक है, बाकी उसने इन चारों ही टेस्ट ट्यूब में DNA पॉल भी प्रोवाइड किया, प्राइमर भी प्रोवाइड किया और DNTP भी प्रोवाइड किया, जो कि चारों टाइप के थे। यानी कि उसने उन्होंने चारों में क्या डाला था, DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP, चारों टेस्ट ट्यूब में डाला गया। अब यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल अच्छे से टाइम दिया, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को बनने दिया, कोई जल्दबाजी नहीं की, बिल्कुल आराम से उन्होंने बनने दिया। ठीक है, अब होगा क्या, किसी जगह पे जब समझो इधर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बन रहा था तो किसी जगह पे क्या होगा, DNTP की जगह कौन डल जाएगा, DDATP डल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब इधर से शुरुआत हुई बनने की तो यहाँ पर T सही से आ जाएगा, C सही से आ जाएगा, G सही से आ जाएगा। यहाँ पर समझो एक सेगमेंट में तो ATP ही इंट्रोड्यूस हो गया, DATP ही इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये वाला जो सीक्वेंस है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन कहीं पे यहाँ पे जो ये A इंट्रोड्यूस हुआ ये कौन सा हो गया, DDATP हो गया, तो जिसकी वजह से जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बन रहा था वो कंटिन्यूसली बन नहीं पाएगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि इन्हीं सभी चारों की चारों टेस्ट ट्यूब में हमें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। हमें क्या मिल जाएंगे, चारों ही टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। और वो फ्रेगमेंट्स किस बेसिस पे होंगे, वो फ्रेगमेंट उस बेसिस पे होंगे कि डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे इंसर्ट हुआ है। जरूरी नहीं है कि डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड हर फ्रेगमेंट में इंट्रोड्यूस हो, नहीं, कभी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कभी इंट्रोड्यूस नहीं भी हो पाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि DNA पॉल उसको ढूंढ पाया या नहीं ढूंढ पाया। सिंपल सी बात है ना, उसको ढूंढ पाया या नहीं ढूंढ पाया, ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो हर जगह नॉर्मल भी हो सकती है।
तो इसको अब हमें देखने के लिए कि भाई इंट्रोड्यूस हुआ है नहीं हुआ है, किस टाइप के हमें फ्रेगमेंट्स मिले हैं, उसके लिए कुछ मशक्कत ज्यादा करनी नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा प्रोसेस चलाना है जिसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यस, मेरे ख्याल से आप में से काफी बच्चों ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अपने कॉलेज में परफॉर्म भी किया होगा। अगारोस जेल से, पॉली एक्रिलमाइड जेल से, बहुत सारे जेल से आप लोगों ने परफॉर्म किया होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो आपको बेशक पता भी होगा, नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम बेसिकली करते क्या है, फ्रेगमेंट्स को अलग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स को अलग किया जाता है। उन फ्रेगमेंट को चार्जेस के बेसिस पे भी अलग किया जा सकता है, मास के बेसिस पे भी अलग किया जाता है, साइज के बेसिस पे अलग किया जाता है। यहाँ पे इस वाली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम साइज के बेसिस पे उनको अलग करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, इन चार वेल बनाए हैं मैंने, चारों ही वेल में मैंने ये इन चारों को इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे मैंने किनको डाला, यहाँ पे मैंने उनको डाला जिनमें मैंने डाली थी, जिस टेस्ट ट्यूब में वाली मैंने डाली थी DDATP। यहाँ पे मैंने उन फ्रेगमेंट को इंट्रोड्यूस किया जिसमें मैंने डाला था DDCTP। यहाँ पे मैंने डाला DDGTP वाली टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को, और यहाँ पे मैंने डाला DDTTP वाले कंटेंट। ठीक है, अगर एक बार मैं ओरिजिनल वाला लिख लूं, ओरिजिनल वाली सीक्वेंसिंग क्या थी, 1 सेकेंड, AGCT TAA एंड उसके बाद क्या था, CGA। ठीक है, अब देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो स्मॉलर वाला होता है ना, वो सबसे दूर तक मूव करेगा, वो सबसे फादर मूव करेगा। वही जो लार्जेस्ट होता है ना, वो बीच में ही पहले ही अटक जाएगा, वो ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा, दूर तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि होल से वो पास ही नहीं हो पाएगा। लेकिन स्मॉलर वाला तो ऐसे आराम से फटाफट चला जाएगा। जैसे कि अगर हम बच्चे को और अपने आप को कंपेयर करें तो बच्चा कैसे आराम से जा सकता है, कहीं से भी वो निकल सकता है, लेकिन हमें निकलने में दिक्कत होगी। ऑब्वियसली हमारे में दोनों में, बच्चे और हम में साइज में बहुत डिफरेंस है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपको उन्हीं की तरह समझना है। तो यहां पर क्या होगा, स्मॉलर वाला यानी कि कैसा, एक न्यूक्लियोटाइड मैं ले लेती हूँ, जो एक न्यूक्लियोटाइड वाला फ्रेगमेंट होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड वाला उससे बड़ा, तीन न्यूक्लियोटाइड जिसमें होंगे वो उससे बड़ा, 4 न्यूक्लियोटाइड जिसमें होंगे वो उससे बड़ा फ्रेगमेंट, 5 होंगे वो उससे बड़ा, 6 होंगे वो उससे बड़ा, 7 उससे बड़ा, 8 उससे बड़ा, 9 उससे बड़ा, और हमारा लार्जेस्ट फ्रेगमेंट कितना होगा, 10 से बना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होगा उसके पास कितने प्रेजेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा। लार्जेस्ट फ्रेगमेंट यानी कि वो पूरी तरीके से बना है, तो उसमें कितने फ्रेगमेंट्स होंगे, उसमें होंगे 10, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो यहां पर ये डीएनए फॉर एग्जांपल है 3' to 5'। ये वाला डीएनए कैसा है, 3' to 5' है। हमेशा याद रखना, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है हमेशा 5' से 3' ही बनता है, क्योंकि डीएनए पॉल के पास एक्टिविटी वही होती है कि वो 5' से 3' एंड पे करे। इसका भी रीजन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इसका रीजन क्या है, आपको अगर पता है तो बता सकते हैं आप पॉज करके, और एल्स मैं ब्रास खोल देती हूँ, पर्दाफाश कर देती हूँ। उसका रीजन ये है कि हमें हमेशा यहाँ पे 5' एंड और यहाँ पे 3' OH है, तो ये OH हमेशा अटैक करेगा, ये वाला जो OH है वो हमेशा अटैक करेगा। तो हमेशा जो सिंथेसिस है वो 5' से 3' ही चलती है। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यू करूं यहाँ पे, तो सबसे स्मॉलर की बात करें तो इधर सबसे स्मॉलर क्या होगा, T, यानी कि यहीं पे आके अटक गए, यहीं पे आके पहला फ्रेगमेंट हमें जो मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। सेकेंड फ्रेगमेंट हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे C, क्योंकि G का क्या कॉम्प्लीमेंट्री होता है, C। थर्ड फ्रेगमेंट मिलेगा यहाँ पे, फोर्थ फ्रेगमेंट मिलेगा यहाँ पे, फिफ्थ भी मिलेगा यहाँ पे, 6th 7th मिलेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, 8th फ्रेगमेंट मिलेगा यहाँ पे, 9th फ्रेगमेंट मिलेगा यहाँ पे, और 10th फ्रेगमेंट मिलेगा यहाँ पे। इस तरीके से हमें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं अभी समझ लो हमें ये सीक्वेंस पता नहीं है, अब समझ लो भूल जाओ कि हमें ये सीक्वेंस कभी पता भी था। हमें अब समझो इस तरीके से फ्रेगमेंट मिले। ठीक है, अब हमें कैसा मिला, इस तरीके से फ्रेगमेंट मिला है। हमें इन फ्रेगमेंट्स को देख के पता लगाना है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसका सीक्वेंस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का सीक्वेंस क्या है। तो हम आराम से पता लगा सकते हैं क्या है। सबसे पहले T है, एक ही फ्रेगमेंट है T, उसके बाद क्या है
उसके बाद C है, उसके बाद है G, उसके बाद A, उसके बाद A, उसके बाद T, उसके बाद T, फिर G, फिर C और फिर T। इस तरीके से हमें पता चल गया कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से ओरिजिनल जो डीएनए फ्रेगमेंट था या डीएनए सेगमेंट था उसका भी पता लगा सकते हैं। तो क्या होगा, AGC, TTAACG। तो इसी टेक्निक को यूज करके हम सैंगर सीक्वेंसिंग को यूज करके हम आराम से पता लगा सकते हैं किसी भी डीएनए की सीक्वेंसिंग क्या है, अगर हमें नहीं पता है तो। ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे डीएनए होते हैं जिनका हमें सीक्वेंस नहीं पता है, तो इसको यूज करके हम लगा सकते हैं। प्लस आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैम वो जो ओरिजिनल सेगमेंट है और जो नया सेगमेंट बन रहा है, न्यू और ओरिजिनल सेगमेंट को हम कैसे करेंगे, डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि नया वाला ही पुराना वाला है। तो न्यू वाले में हम ये कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हम ऐड कर रहे हैं ना, जो न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहे हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको हम फ्लोरोसेंस वाले, उनको हम क्या कर सकते हैं, फ्लोरोसेंस बना सकते हैं। फ्लोरोसेंस की वजह से क्या होगा, वो लाइट एमिट करेंगे, लाइट एमिट करने की वजह से हमें पता चल जाएगा अच्छा हाँ वो पुराने वाले हैं और ये न्यू वाले हैं। तो इस तरीके से हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं न्यू न्यूक्लियोटाइड्स में फ्लोरोसेंस प्रोवाइड करवा के। तो इस तरीके से सैंगर सीक्वेंसिंग को यूज किया जाता है पूरे अच्छे से, किस तरीके से हम डीएनए सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वाला जो वीडियो लेक्चर है बहुत अच्छे से हेल्प करेगा सैंगर सीक्वेंसिंग को पढ़ने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत टेक्निक है जिससे हम डीएनए सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला टर्मिनेशन मेथड है क्योंकि इसमें हम जो न्यूक्लियोटाइड है उसको टर्मिनेट कर देते हैं और उसको आगे बढ़ने नहीं देते। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट गाइज। Don't forget to subscribe this channel, that is Chem Academy's channel, so that you can attend the live stream lectures that will be conducted on this channel in some time. So you will be able to interact with me live and for more beautiful lectures like this only. So guys, thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe this channel. Hope you like this video. Please do share it with your friends. Thank you so much guys. Bye bye.